प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं एचटेट पीजीटी एग्जाम सॉल्यूशन जो 2 जनवरी 2021 को हुआ है। उसमें सीडीपी सेक्शन जो 30 नंबर्स का रहा साइकोलॉजी, उस सेक्शन के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने पीजीटी एग्जाम दिया है वो साइकोलॉजी के सॉल्यूशन को मिलाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़िएगा कि आपके 30 में से कितने नंबर सही रहे हैं। हमारे द्वारा जो साइकोलॉजी ऑफलाइन बैचेज में या एप्लीकेशन में करवाई गई थी, 30 में से 27 क्वेश्चन एज इट इज आए हुए हैं। जो हमने थ्योरी में देखा था उसमें से 30 में से 27 क्वेश्चन हमने एप्लीकेशन में भी वो कोर्स डाल रखा है और हमने वो ऑफलाइन क्लासेज में भी करवाया है, तो वहां से 27 क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए देखते हैं एक एक करके, जानते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है? सही विशेषता नहीं है पूछा है। एक तो ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों, नहीं वाले क्वेश्चन आजकल बहुत आने लगे हैं। मैंने ये बात पीछे वीडियो में भी आपको बताई थी। आजकल नहीं वालों पे जोर होता है क्योंकि कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, डायरेक्ट विकास की विशेषता ढूंढ लेते हैं और आंसर गलत हो जाता है। 3 तो विशेषता यस में मिलेंगी और 1 विशेषता नहीं होगी। तो देखिए, विकास में परिवर्तन होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, यह बात भी सही है। विकास पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, यह बात गलत दी गई है। हमने थ्योरी में जब एप्लीकेशन में कोर्स करवाया था, ऑफलाइन कोर्सेज करवाए थे, वहां सिद्धांत करवाया था विकास का, पूर्वानुमान का सिद्धांत या भविष्यवाणी का सिद्धांत। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट की भविष्यवाणी की जा सकती है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। लेकिन यहां आपका दिया गया है अपूर्वानुमेय। यह कह रहा है कि विकास का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता या अपूर्वानुमेय होता है, तो यह बात गलत दी गई है। और विकास में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, यह सिद्धांत भी देखा था कि विकास व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत होता है। तो दिए गए 4 विकल्पों में से पहला, दूसरा व चौथा विकल्प सही है, जबकि 3 नंबर विकास की विशेषता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? इसकी चर्चा हम पर्सनैलिटी के टॉपिक में हमने की थी। व्यक्तित्व के टॉपिक में हमने विधियों को 2 तरह की देखा था। 2 तरह की व्यक्तित्व की विधियों में हमने बात की थी, एक प्रक्षेपी विधियों की और दूसरी अप्रक्षेपी विधियों की। एक हमने बात की थी प्रक्षेपी विधियों की और दूसरी हमने बात की थी अप्रक्षेपी विधियों की। अप्रक्षेपी विधियों की, प्रक्षेपी विधियों में अचेतन मन की बातों को जाना जाता है। कौन से मन की बातों को जाना जाता है? अचेतन मन की बातों को जाना जाता है, अथवा मैं कहूं अप्रत्यक्ष विधि अपनाई जाती है। कैसी? अप्रत्यक्ष। और यदि मैं बात करता हूं अप्रक्षेपी विधियों के अंदर, हमने ये बात की थी स्पेशली कोर्सेज के अंदर, जब इसकी व्यक्तित्व के टॉपिक में थ्योरी देखी है। प्रक्षेपी विधियों में चेतन की बात मीन्स यहां प्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी अप्रत्यक्ष विधि है? अब देखिएगा प्रक्षेपी विधि पूछ रहा है, वो साफ साफ क्या पूछना चाह रहा है? प्रक्षेपी विधि, क्योंकि प्रक्षेपी विधियों में ही अचेतन अथवा अप्रत्यक्ष विधियों की चर्चा की थी। और प्रक्षेपी कौन सी थी? स्पेशली करवाई गई थी टीएटी, सीएटी, इस प्रकार की जो विधियां थी, एससीटी आदि, ये सभी विधियां सारी क्या थी? अप्रत्यक्ष विधियां थी। और प्रत्यक्ष विधियों में हमने बात की थी साक्षात्कार विधियों की, प्रश्नावली विधियों की, वो सारी आपकी कौन सी विधियां थी? वो अप्रक्षेपी की प्रत्यक्ष विधियां थी। तो आइए, अप्रत्यक्ष पूछी है वाक्य पूर्ति तकनीक यानी कि एससीटी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट या सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक, ये आपकी अप्रत्यक्ष विधि है। कैसी विधि है? अप्रत्यक्ष। और ये बाकी तीनों आपकी किस प्रकार की विधि में से उठाई गई हैं? ये आपकी प्रत्यक्ष विधियों में से उठाई गई हैं। ये किस में से? प्रत्यक्ष विधियों में से अथवा अप्रक्षेपी विधियों में से। प्रत्यक्ष विधियां या अप्रक्षेपी विधियों में से उठाई गई थी। तो साफ साफ इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है,
आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं? देखिएगा, आत्म संप्रत्यय यानी सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट या आत्म संप्रत्यय क्या होता है? स्वयं के बारे में अथवा सामाजिक भूमिकाओं के बारे में बनने वाला कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को हमने रुचि अभिरुचि अभिवृत्ति वाले टॉपिक में देखा था। वहां हमने डिटेल से आत्म संप्रत्यय के बारे में जाना था, किस प्रकार से आत्म संप्रत्यय कितने प्रकार का होता है। तो आत्म संप्रत्यय के आधार में सामाजिक भूमिकाएं भी होती हैं। आत्म संप्रत्यय के बारे में व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में भी, मैं पतला हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं ये हो गया, शरीर की प्रतिमाएं भी विद्यमान रहती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड ए व बी, एक व दो दोनों हो जाएगा। साफ साफ ये सारे क्वेश्चन थ्योरी में करवाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? फिर देखिएगा, ध्यान दीजिए, फिर नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आत्म केंद्रित आशावादी, अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मगन, तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला। हमने देखा था युंग ने जैसे कि बताया अंतर्मुखी व्यक्तित्व, हमने व्यक्तित्व में बहिर्मुखी व्यक्तित्व भी देखा था और उभयमुखी व्यक्तित्व भी देखा था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व हमने थ्योरी में समझा था, वे व्यक्ति जो अपने अंदर लीन रहते हैं, बहिर्मुखी जो बाह्य रूप धारण कर लेते हैं, उभयमुखी जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। यहां यदि आप देखोगे नहीं वाला क्वेश्चन है तो 3 विशेषता तो अंतर्मुखी की मिलेंगी और 1 विशेषता अंतर्मुखी की नहीं होगी। आत्म केंद्रित, स्वयं में केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, बिल्कुल ये तो आत्म केंद्रित अंतर्मुखी की विशेषता है। अंतर्मुखी व्यक्ति वाला व्यक्ति तो उसका आत्म केंद्रित होता है। अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मगन, अपने स्वयं में मगन रहता है, बिल्कुल सही है। तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला भी होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लेखक और कवि आदि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं तो वो तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाले भी होते हैं, लेकिन उनमें आशावादी गुण नहीं पाया जाता। ये विशेषता बहिर्मुखी से उठाई गई है, ये विशेषता बहिर्मुखी से उठाई हुई विशेषता है। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सी अंतर्मुखी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पीजीटी में अगला क्वेश्चन ये पूछा है, हो सकता है आपके कोड में अलग अलग हो कि यहां मेरे पास कोई पेपर भेजा है किसी स्टूडेंट ने, उस एग्जाम में उस पेपर में ये 5वां क्वेश्चन है, हो सकता है आपका अलग कोड हो, उसमें 7वां 8वां क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे वही 30 क्वेश्चन सभी कोड के अंदर। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? तो 16 वर्ष की आयु तक यदि मस्तिष्क के भार की बात करें तो विकास के टॉपिक में, डेवलपमेंट के टॉपिक में हमारी चर्चा हुई थी। डेवलपमेंट में हमने बात की थी कि जो मस्तिष्क का भार है, यदि मैं बात करता हूं बालकों का, देखिएगा 16 वर्ष की बात करते हैं, 16 वर्ष में लगभग मस्तिष्क का भार विकसित, पूर्णतः विकसित हो जाता है, पूर्णतः विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है। और पूर्णतः विकसित होने का मतलब है यहां बालकों और बालिकाओं में थोड़ा अलग अलग रहता है। देखिए बालकों और बालिकाओं में, बालिकाओं की बात करूं तो मैं इनमें रहता है लगभग आपका 1200 से 1300 ग्राम, 1200 से 1300 ग्राम मस्तिष्क का भार रहता है। और बालकों में 100 ग्राम ज्यादा होता है, किशोरों में 100 ग्राम ज्यादा, किशोरियों में 100 ग्राम कम, 1200 से 1300 ग्राम। और इनमें रहेगा 1300 से 1400 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम बालकों में रहता है। तो देखिएगा ये बालकों के लिए, ये बालिकाओं के लिए है, इसमें 1200 से 1300 ग्राम, इसमें 1300 से 1400 ग्राम पूछा है, खाली ना बालक दिया ना बालिका, तो 1200 से 1400 ग्राम राइट आंसर, क्योंकि इसमें दोनों शामिल हो गए, बालक एवं बालिका यानी किशोर, सभी किशोर, यानी 16 वर्ष में किशोरावस्था होती है और सीधा सीधा क्वेश्चन किशोरावस्था से उठाया गया है। और किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार लगभग 16 वर्ष में विकसित हो जाता है, तो 1200 से 1400 ग्राम के बीच, राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक बार देखते हैं। यहां तक हम देख चुके थे 3 क्वेश्चन, चौथा हमने ऊपर देख लिया, 5वां ये रहा, छठा नीचे है आपका छठा क्वेश्चन। देखिएगा छठे क्वेश्चन में क्या दे रहा है,
कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस में व्यक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया था? अब देखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चनों में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इस पुस्तक का भी कई बार हमने जिक्र किया है, लेकिन कई बार विद्यार्थी कंफ्यूजन में कैसे आ जाते हैं, सर पुस्तक याद नहीं, पुस्तक याद नहीं। लेकिन ये बात याद रखिए, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल काफी बार मैंने आपको रिपीट किया था कि जो व्यक्तिक विभेद है, व्यक्तिक विभेद के बारे में फ्रांसीसी गाल्टन ने ही सबसे पहले चर्चा की थी। मान लो, देखिए आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको पूर्णतः कोई चीज ना पता हो, अब कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, सर पुस्तक तो पता ही नहीं थी किसकी। अरे पुस्तक मान लो आपको नहीं पता, तो मैंने कितनी बार यह जिक्र किया है कि व्यक्तिगत विभेद, इंडिविजुअल डिफरेंस का हमने चैप्टर भी देखा था। इंडिविजुअल डिफरेंस के चैप्टर में साफ साफ हमने चर्चा की थी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभेद के बारे में सबसे पहले चर्चा क्या विषय किसके द्वारा बनाया गया था? फ्रांसीसी गाल्टन। और दिए गए 4 ऑप्शनों में से आलपोर्ट व्यक्तिक विभेद से नहीं जुड़े हुए, बिगी एंड हंट भी व्यक्तिक विभेद से नहीं जुड़े हुए, जीन पियाजे भी व्यक्तिक विभेद से नहीं जुड़े हुए, तो इसलिए ये तीनों तो अपने आप ही गलत हो गए। भाई व्यक्तिक विभेद का क्वेश्चन था, तो तीनों तो ए, बी व सी व्यक्तिक विभेद से नहीं जुड़े। आपको पुस्तक का नाम ना भी पता हो तो भी साफ साफ इतना पता कर सकते हैं, ये जुड़े हुए नहीं थे। और व्यक्तिक विभेद से, इंडिविजुअल डिफरेंस से चारों में से केवल एक ही साइकोलॉजिस्ट जुड़े हुए थे, जिसका नाम है फ्रांसीसी गाल्टन। तो राइट आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा। और फ्रांसीसी गाल्टन की यदि हम बात करते हैं, तो इन्होंने सन 1879 में एक विधि का भी निर्माण किया था व्यक्तित्व के लिए, पर्सनैलिटी के लिए। उस विधि का नाम था फवाट विधि, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और 1879 में ही मनोविज्ञान की लैब भी स्थापित हुई थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जिसे आज कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। वो विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी, और इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि वो पहली लैब लगाने वाले व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं, 6 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें क्वेश्चन में आपका दिया गया है, देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? समायोजन एडजस्टमेंट के टॉपिक में हमने समायोजन 4 प्रकार का देखा था। एक प्रत्यक्ष उपाय, दूसरे हमने देखे थे अप्रत्यक्ष उपाय, तीसरे सतीपूर्वक उपाय, और चौथे देखे थे हमने आक्रामक उपाय। और उन्हीं में से आपका क्वेश्चन दिया गया है दमन, देखिएगा अप्रत्यक्ष उपाय है, दमन समायोजन का अप्रत्यक्ष उपाय है। प्रतिगमन भी समायोजन का अप्रत्यक्ष उपाय है। प्रत्याहार युक्तिकरण भी आपका अप्रत्यक्ष उपाय है। क्या है? अप्रत्यक्ष उपाय है। तो बचा हुआ आपका ऑप्शन, इसका मतलब सीधा सीधा कौन सा उपाय हो गया? प्रत्यक्ष उपाय हो गया, क्योंकि दमन, प्रतिगमन, प्रत्यागमन, युक्तिकरण, प्रक्षेपण, आश्रित होना, निर्भर होना, नकारात्मक युक्तियां, ये सब आपके अप्रत्यक्ष उपाय हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से 3rd ऑप्शन प्रत्यक्ष उपाय हो जाएगा। हो सकता है आगे आने वाले जेबीटी के एग्जाम में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष उपाय नहीं है, इन्हीं में से ऑप्शन उल्टे पुल्टे कर दिए जाएं। कौन सा है प्रत्यक्ष उपाय ये पूछ लिया जाए, एक इनमें से 3 उनमें से उठा के दे दे। तो इसका राइट आंसर 3rd ऑप्शन ये प्रत्यक्ष उपाय, दिए गए 3 ऑप्शन आपके अप्रत्यक्ष उपाय थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत सत्र में आती है? ऐसे क्वेश्चन आ जाए। इंग्लिश मीडियम में मैंने बार बार कहा था, जब हमने विकास के ही टॉपिक में हमने 3 मनोवैज्ञानिकों की बात की थी, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की, और मैंने बार बार कहा कि इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की से। यानी इंग्लिश में देख लीजिएगा, साफ साफ लिखा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। देखिएगा, यदि मैं बात करता हूं कोहलबर्ग की, कोहलबर्ग के द्वारा 3 लेवल सुझाए गए थे। कोहलबर्ग के द्वारा बार बार मैंने थ्योरी में इसका जिक्र किया है, 3 लेवल। एक आपका परी कन्वेंशनल लेवल, दूसरा आपका कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तीसरा क्या सुझाया गया था? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। हिंदी में बोले तो हिंदी में अनेकों नाम हैं। हिंदी में आप इसे कहेंगे, बीच वाले को कहेंगे रूढ़िगत सत्र, इसको कहेंगे पूर्व रूढ़िगत सत्र, इसको पोस्ट को कहेंगे उत्तर रूढ़िगत सत्र या पश्च रूढ़िगत सत्र।
इसको कहेंगे परंपरागत, इसको पूर्व परंपरागत, इसको कहेंगे पश्च परंपरागत, अनेकों नाम। इंग्लिश मीडियम में देखें 3 ही नाम रहेंगे, परी कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। यदि मैं बात करता हूं दंड एवं आज्ञाकारिता, ये परी कन्वेंशनल से उठाई हुई है। हो सकता है अगले होने वाले एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए कि बताइए दंड व इनमें से कौन सी परी कन्वेंशनल लेवल की है, तो राइट आंसर फिर ए ऑप्शन हो जाएगा, दंड एवं आज्ञाकारिता परी कन्वेंशनल लेवल की है। बात करूं अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय नाइस गर्ल, ये आपकी कन्वेंशनल लेवल से उठाई हुई है। कहां से? कन्वेंशनल से। कानून और सामाजिक व्यवस्था भी आपकी कन्वेंशनल लेवल से, जबकि सामाजिक अनुबंधन या सोशल कॉन्ट्रैक्ट बार बार मैंने जिक्र किया था, ये पोस्ट कन्वेंशनल की 2 अवस्थाएं थी, उन्हीं 2 अवस्थाओं में से एक अवस्था सीधी सीधी डाली गई है, सामाजिक अनुबंधन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यही आपकी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल से उठाई हुई है। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने अपने आंसर मिलाते चले जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आपको छोड़ना है कि आपका स्कोर क्या रहा है। आपको बिल्कुल एक्यूरेसी मिलेगी हमारी आंसर की और बोर्ड के आंसर की से मैच करोगे तो आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं मिलेगी, सारा बिल्कुल एक्यूरेट करवाया जाएगा। तो देखिएगा, बात करते हैं निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। फिर नहीं वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब 4 ऑप्शनों में से 3 किशोरावस्था की विशेषता रही होंगी, एक नहीं रही होगी। किशोरावस्था के टॉपिक के अंदर स्पेशली इसकी हमने चर्चा की थी, अनेकों किशोरावस्था के उपनाम और किशोरावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं, शैशवावस्था की विशेषताएं, इन सब की विशेषता हम टॉपिक के अंदर हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज में साफ साफ बताए थे। सबसे पहला दिया है संवेगात्मक स्थिरता, बिल्कुल भी नहीं, किशोरावस्था में संवेगात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती, क्योंकि किशोरावस्था में संवेगात्मक परिवर्तन पाया जाता है। साफ साफ मैंने थ्योरी में करवाया था, स्थिरता नहीं बल्कि संवेगात्मक परिवर्तन पाया जाता है। परिवर्तन का मतलब है उसमें स्थिरता नहीं आ रही, स्टेबिलिटी नहीं आ रही, उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो ये तो यही पहला आंसर हो गया, क्योंकि नहीं वाला पूछा है तो संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं होते। कई बच्चों ने इसमें अलग आंसर लगा दिया होगा, वीर पूजा की भावना आंसर लगा दिया होगा, गलत हो जाएगा। बार बार हमने समझाया था, विरोधी मानसिक दशाएं तो किशोरावस्था की विशेषता है, विरोधाभास की विशेषता भी इसे कहा जाता है। मैंने बार बार कहा था किशोरावस्था विरोधाभास की अवस्था है, इसमें विरोधी विचार उत्पन्न होते रहते हैं, अपने से दूसरी पीढ़ी के साथ उसके विचार मैच नहीं खाते, अपने दादा अपने पापा के साथ विचार मैच नहीं खाते, विरोधी मानसिक दशाएं पैदा हो जाती हैं, व्यवसाय चुनाव की चिंता रहती। बिल्कुल विशेषताओं में देखा था, वीर पूजा की भावना व नायक पूजा की भावना, वीर पूजा व नायक पूजा की भावना साफ साफ हमने विशेषताओं में देखा था। ये 3 तो विशेषता हैं, जबकि पहला ऑप्शन किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर नहीं वाला पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन ये किशोरा की नहीं और ये 3 किशोरावस्था की विशेषता हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में कहे कौन सी किशोरा की विशेषता है। 3 में से इनमें से ही हो सकता है, 1 डाल दे और 3 बाहर से बाल्या की डाल दे। तो ऐसे इनको देख के जाइएगा, 4 से 5 आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आगे आने वाले एग्जाम में, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन है उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थियों को अनुदेशन के बाद सीखा जाना चाहिए क्या कहलाते हैं। अनुदेशन जब हमने देखा था, अनुदेशन में साफ साफ इन बातों को समझा था जब अनुदेशन के बारे में बात की। और बिल्कुल देखिएगा, आपको कुछ ना भी करना है, अनुदेशन एक ही ऑप्शन में पड़ा हुआ है, उन ज्ञान अथवा कौशल का कथन जिन्हें विद्यार्थी के अनुदेशन के बाद सीखा जाना चाहिए। तो साफ साफ फर्स्ट सेकंड फोर्थ गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अनुदेशनात्मक उद्देश्य ही तो कहलाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। मेमोरी का टॉपिक हमने देखा था, स्मृति के बारे में हमने जाना था। स्मृति की तीव्रता देखिएगा, तीव्रता तो बिल्कुल स्मृति की विशेषता है, यानी हमारी मेमोरी पावर की बात चल रही। कौन सा मेमोरी पावर का लक्षण नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन नहीं में आए हैं। तो तीव्रता तो पाई जाएगी, शुद्धता भी पाई जाएगी, सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना पाया जाएगा। कई बच्चे इस पे टिक करके आए होंगे, आंसर गलत हो जाएगा। अरे अच्छी स्मृति बार बार हमने कहा था, हमने स्मृति के टॉपिक में विस्मृति शब्द का भी प्रयोग किया था। विस्मृति क्या होता है, जब हम
याद की हुई बातों को भूल जाते हैं, वो विस्मृति कहलाती। फिर इसका मतलब स्मृति बची नहीं। जब आप सही समय पे सही सामग्री का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब वो आपकी अच्छी स्मृति नहीं है। तो सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना तो अच्छी स्मृति की विशेषता है। तो क्या नहीं, एवरेज धारण, औसत धारण या एवरेज रिटेंशन, ये अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं। यानी तीव्र धारण होना चाहिए था, धारण अच्छे से और तेज होना चाहिए था, ये एवरेज लिखा है और पूछा गया था अच्छी स्मृति, बेस्ट क्वालिटी की। तो इसीलिए साफ साफ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 तो इसकी विशेषता है और ये 1 इसकी विशेषता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। फिर नहीं वाला पूछा है। जब हमने थ्योरी के अंदर अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को देखा था सामाजिकरण के टॉपिक में, सोशलाइजेशन के टॉपिक में अल्बर्ट बंडूरा के बारे में जाना था और मैंने अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी को डिटेल से आपके सामने प्रस्तुत किया था और मैंने वहां बताया था कि अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। इन्हीं के सिद्धांत को अनुकरणात्मक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। इन्हीं के सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। इन्हीं के सिद्धांत को जीवित जोकर का सिद्धांत कहा जाता है। इन्हीं के सिद्धांत को प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। इन्हीं के सिद्धांत को बोबोडोल का सिद्धांत कहा जाता है। अनेकों नाम इनकी थ्योरी से लिए गए थे। इन्हीं के सिद्धांत को मॉडलिंग प्रक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अधिगम सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मॉडलिंग प्रोसेस के 4 चरण भी बताए थे। मॉडलिंग प्रोसेस को 4 भागों में भी इन्होंने विभाजित किया था और साफ साफ डिटेल से थ्योरी में हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। तो मॉडलिंग संप्रत्यय तो बिल्कुल सामाजिक अधिगम अथवा बंडूरा से लिया गया है। अनुकरण शब्द भी बिल्कुल हम कह सकते हैं ये संप्रत्यय भी, ये कंसेप्ट भी बंडूरा का है। अवलोकनात्मक अधिगम बिल्कुल अभी मैंने नाम लिया, ये भी बंडूरा का है। अनुकूलन बंडूरा से नहीं, अनुकूलन का संप्रत्यय जीन प्याजे से उठाया गया, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर साफ साफ जीन प्याजे के संप्रत्यय बताए थे। अनुकूलन है, स्कीमा है, स्कीम्स है, जीववाद है, अनेकों संप्रत्ययों का प्रयोग जीन प्याजे द्वारा भी किया गया था। तो इसका सेकंड आ जाएगा, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन था और ये संप्रत्यय जीन प्याजे से उठाया है। बाकी 3 संप्रत्यय बंडूरा के दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्डन से पूछा गया है। सेल्डन की थ्योरी में देखिएगा, सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर, साफ साफ ये बात तो हमने बताई थी, हो सकता है अगली बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सेल्डन ने किस आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया। तो शारीरिक गठन के आधार पर, यह हमने व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के टॉपिक में देखा था कि सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे और मैंने पहचान भी बताई थी कि ये 3 की शेप में है। तो भाग भी कितने हैं, 3 ही भाग हैं। और किस आधार पर बांटा था, सह से सेल्डन और सह से शारीरिक आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से इन्होंने 3 भाग बताए थे, मैंने साफ साफ थ्योरी के अंदर चर्चा की थी। एक इन्होंने बताया था एंडोमार्फिक, एंडोमार्फिक। एक दूसरा इन्होंने बताया था मेसोमार्फिक, मेसोमार्फिक। और तीसरा इन्होंने बताया था एक्टोमार्फिक। तीसरा इन्होंने क्या बताया था, एक्टोमार्फिक। ये साफ साफ थ्योरी के अंदर हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। हो सकता है अगली बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगले पेपर में, कौन सा सेल्डन ने प्रकार नहीं बताया। तो 3 प्रकार तो बताए हैं, इसके अलावा कोई चौथा प्रकार सेल्डन ने नहीं सुझाया है। एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। अब क्वेश्चन ये किस किस अनुपात में रखा था। यदि मैं बात करता हूं एंडोमार्फिक, इनको एंडोमार्फिक को 7:1:1 के अनुपात में रखा गया था। एंडोमार्फिक को ध्यान रखिएगा 7:1:1 के अनुपात में रखा गया था। मेसोमार्फिक का अनुपात इन्होंने 1:7:1 सुझाया था। मेसोमार्फिक का हो सकता है अगली बार इस पेपर में एंडोमार्फिक पूछा आपसे, हो सकता है जो वीडियो देख रहे हैं या जो अपने आंसर की मैच कर रहे हैं उनका आगे ठीक हो जाना चाहिए, और जो आगे पेपर देने वाले हैं तो हो सकता है मेसोमार्फिक आ जाए। 1:7:1 ध्यान रखिएगा। और यदि एक्टोमार्फिक पूछ लिया जाए, एक्टोमार्फिक 1:1:7 बताया था। एक्टोमार्फिक को इन्होंने 1:7:1 बताया था। तो ये बात ध्यान रखिए, पूछा क्या है एंडोमार्फिक 7:1:1 पहले ही ऑप्शन में दिया है, तो 7:1:1 आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो ये हम पर्सनैलिटी के टॉपिक में इसकी चर्चा की थी ऊपर। एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है, इसकी साफ साफ चर्चा हमने विकास का ही पार्ट 2 बनाया था और विकास के पार्ट 2 में ही हमारा उसके अंदर मैंने 4 साइकोलॉजिस्ट सुझाए थे, ब्राउन, फेन, ब्रेनर,
एरिक्सन और सिगमंड फ्राइड और एल्किंड, 4 साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी को हमने डिटेल से समझा था और उसी में एरिक्सन ने टोटल 8 अवस्थाएं सुझाई थी। कितनी अवस्थाएं सुझाई थी? 8 अवस्थाएं सुझाई थी और हमने जाना था इनके सिद्धांत को विकास अवधि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनके सिद्धांत को विकास अवधि सिद्धांत, ये साफ साफ डिटेल से इनकी 8 की चर्चा की थी। विकास अवधि सिद्धांत, जो अगले पेपर देने वाले हैं वो ये काम जरूर करें, 8 अवस्थाओं को देख करके फिर पेपर में जाएं। 8 अवस्थाओं को नाम देख जाएं और उनकी उम्र देख जाएं और फिर पेपर देने जाएं। जरूर कोई भी आपके पास बुक होगी या मैंने मेरी वीडियो में देखना चाहे तो सिलेबस के अंदर, थ्योरी के अंदर 8 के नाम, उनकी उम्र, उनकी व्याख्या भी, व्याख्या मत देख के जाइए, इतना अब समय नहीं आपके पास, लेकिन इतना समय जरूर है, आप 8 के क्रम वाइज नाम और उनकी उम्र जरूर देख के जाइएगा। ये देखिए, यदि मैं बात करता हूं तो 5वीं अवस्था पूछी है, साफ साफ राइट आंसर ऑप्शन बी, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। हिंदी मीडियम में कई बार नेम में थोड़ा गड़बड़ कर देता है, इंग्लिश मीडियम में देखिएगा मैंने साफ साफ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में वहां इनके नेम बताए हैं। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एरिक्सन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखिएगा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता विशिष्ट बालकों का टॉपिक देखा था, विशिष्ट बालकों के अंदर ही हमने सृजनात्मकता के टॉपिक को जाना था और उसमें हमने जाना था प्रवाहिता सृजनात्मकता की एक विशेषता है जो गिलफर्ड द्वारा बताई गई थी। लचीलापन भी हमने जाना था, सृजनात्मकता की एक विशेषता है। मौलिकता को भी हमने जाना था, सृजनात्मकता की एक विशेषता है। जबकि उद्भवन नाम का शब्द हमने सृजनात्मकता के लिए प्रयोग नहीं किया था, तो अपने आप ये बाहर से उठा के दे दिया तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 सृजनात्मकता की विशेषता मैंने बार बार बताई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? मुख्यतः स्थानांतरण को हमने, अधिगम स्थानांतरण या लर्निंग ट्रांसफर को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया था, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। और वहां हमने इनकी पार्श्व क्रमिक और स्थिज, ऊर्ध्व आदि की चर्चा हमने की थी। वहां हमने साफ साफ देखा था, यहीं से आंसर आ गया। 3 मुख्य बताए थे, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। तो शून्य स्थानांतरण अलग से उठा के दे दिया, मुख्य प्रकारों में से नहीं है, तो इसका मतलब यह धनात्मक का प्रकार नहीं रहा और बाकी 3 ऑप्शन धनात्मक के ही प्रकार हैं। ये साफ साफ अधिगम के टॉपिक में हमने इसकी चर्चा की थी। तो पहले वाले 3 धनात्मक स्थानांतरण या पॉजिटिव ट्रांसफर के प्रकार हुए। शून्य स्थानांतरण अपने आप में एक अलग प्रकार है, क्योंकि 3 प्रकार देखे थे, धनात्मक, नकारात्मक और शून्य। मुख्यतः 3 फिर अलग से भी देखे थे, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, ये उसके भाग भी देखे थे सकारात्मक के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है आपका, निम्न में से कौन सा फ्राइड द्वारा मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? फिर नहीं वाला क्वेश्चन है। सिगमंड फ्राइड द्वारा मनोलैंगिक विकास की टोटल 5 अवस्थाएं बताई थी और मैंने कहा था इनके नाम भी हिंदी मीडियम में कई बार नाम चेंज करेगा, इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में नाम यही रहने वाले हैं। देखिएगा 5 अवस्थाओं में से कह रहा है कौन सी अवस्था नहीं है, तो 5 में से 3 डाल दी, एक बाहर से उठा दी। तो यहां पे फैलिक स्टेज बिल्कुल इनके द्वारा सुझाई गई है, एनल स्टेज इनके द्वारा सुझाई गई है, ओरल स्टेज इनके द्वारा सुझाई गई है। कौन सी स्टेज इन्होंने नहीं बताई? तो ऑटोनॉमी स्टेज जीन प्याजे द्वारा सुझाई गई थी। ऑटोनॉमी स्टेज किसके द्वारा? जीन प्याजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और नैतिक विकास के सिद्धांत में ऑटोनॉमी, एनिमी आदि की चर्चा जीन प्याजे ने अपने सिद्धांत में की थी। तो पूछा है कौन सा सिगमंड फ्राइड की नहीं है मनोलैंगिक सिद्धांत की या साइकोसेक्सुअल थ्योरी की? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 4 वीडियो डाल रखी है, एक सिगमंड फ्राइड की, एक हमने डाल रखी है एरिक्सन की, ब्रोनफेन-बरेनर की और एल्किंड की। उन चारों को देखकर अवश्य जाइए, काफी क्वेश्चन है। और जीन प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की को भी जरूर देखकर जाइएगा। तो राइट आंसर पहला, तीसरा और चौथी स्टेज आपकी किसकी दी गई है? सिगमंड फ्राइड। और बाकी किसकी दी गई है? जीन प्याजे। सेकंड जीन प्याजे दी गई है ऑटोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? सर ये तो आपने परिभाषा नहीं करवाई। अरे सोचिएगा, मैंने ये परिभाषा एज इट इज ना करवाई, मैंने आपको एक परिभाषा तो जरूर करवाई थी। धनात्मक विज्ञान खाली किसने कहा था? वो वॉटसन ने कहा था।
धनात्मक मनोविज्ञान, धनात्मक विज्ञान है, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। पहले ही लेसन की, पहले ही पाठ में हमने, पहले ही लेसन की मतलब तीसरी चौथी वीडियो है वो, उसमें हमने साफ साफ करवा रखा है। अब देखिए सर सेम परिभाषा नहीं करवाई, सेम नहीं करवाई, मैंने इतना तो बताया। आप एक बात बताइए, मैंने वहां व्यवहारवादी, संज्ञानवादी अलग अलग उनका जिक्र किया। गाल्टन, वर्दीमर, विलियम जेम्स बिल्कुल भी व्यवहारवादी नहीं है। तो मनोविज्ञान को, व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को पॉजिटिव विज्ञान कहने वाले तो सिर्फ व्यवहारवादी रहे होंगे। व्यवहारवाद के जनक वॉटसन रहे थे, ये बात हमने बताई थी। वॉटसन के अनेकों समर्थक हमने बताए थे, विलियम मैकडूगल थे, वुडवर्थ थे, स्किनर थे, पावलाव थे, अनेकों व्यवहार को मानने वाले थे। और उन्हीं में से, व्यवहारवादी में से केवल एक ही मनोवैज्ञानिक, मान लो आपको परिभाषा नहीं पता थी कि परिभाषा किसकी, लेकिन मैंने साफ साफ इंडिकेट कर रखा था आपको कि ये वाले व्यवहारवादी नहीं हैं। 4 ऑप्शनों में से विलियम मैकडूगल, मैंने बार बार बताया था, विलियम मैकडूगल व्यवहारवादी हैं, पावलाव व्यवहारवादी हैं, स्किनर व्यवहारवादी हैं, थॉर्नडाइक व्यवहारवादी हैं, और व्यवहारवाद के जनक वॉटसन हैं। तो साफ साफ एक ही व्यवहारवादी ऑप्शन में दिया गया था और यह परिभाषा भी बिल्कुल विलियम मैकडूगल द्वारा सुझाई गई थी। तो राइट आंसर सर विलियम मैकडूगल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिक विधि नहीं है? देखिएगा फिर नहीं वाला क्वेश्चन है, कौन सा मनोभौतिक विधि नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल भी आपको थ्योरी में नहीं करवाया था। मैंने कहा 27 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अभी तक जितने 18 क्वेश्चन देख चुके हैं, अभी तक एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। 19वां क्वेश्चन आपका बिल्कुल बाहर से है, ये हमने थ्योरी में बिल्कुल भी नहीं किया था। देखिएगा मैंने कहा 30 में से 27 क्वेश्चन एज इट इज किए हुए आ रहे हैं, उससे मिलते जुलते रिलेट करके बार बार क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मनोभौतिक विधि नहीं है। देखिएगा अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये उठाया है एग्जामिनर ने, मनोभौतिक विधि नहीं है। न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि, ये बिल्कुल मनोभौतिक विधि कहलाती है। स्थिर उद्दीपक की विधि मनोभौतिक की विधि कहलाती है। मध्य त्रुटि की विधि भी मनोभौतिक विधि कहलाती है। मनोभौतिक विधियां 3 ही हैं, याद रखिएगा, आगे देने वाले एग्जाम में याद रखिए। मनोभौतिक विधियां 3 प्रकार की हैं, एक सीमा की विधि, दूसरी है दीपक की विधि, तीसरी है त्रुटि की विधि, और दिया गए 4 ऑप्शनों में से व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन किसी प्रकार की मनोभौतिक विधि नहीं है। तो राइट आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा। अगली बार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कौन सी मनोभौतिक विधि है, तो तीनों में से एक उठा के दे देगा और एक कोई बाहर से, 3 कोई बाहर से ऑप्शन गलत कर देगा। इस बार एक गलत करना था, उसे नहीं वाला बनाया था, और नहीं वाला नहीं बनाएगा तो एक तो इनमें से, ऊपर वालों में से 3 गलत करके दे देगा। वही जो हमारा इनमें से एक देगा। सीमा की विधि है, स्थिर उद्दीपक की विधि है, और त्रुटि की विधि है। ये आपकी मनोभौतिक की विधि है 3। तो ये चौथा ऑप्शन राइट आंसर नहीं वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती, यह निम्नांकित किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या? बार बार मैंने समझाया था, जीन प्याजे के कंसेप्ट को देखा था, वहां हमने स्कीमा को, अनुकूलन को, वहां हमने आत्मीकरण, सात्मीकरण आदि को जाना था, और आत्मीकरण, सात्मीकरण आदि में हमने बात की थी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके, पूर्व ज्ञान के संगठन को उठा के बालक नए ज्ञान के साथ जोड़ता है, नए ज्ञान के साथ संशोधन करता है, नए ज्ञान के साथ समावेश करता है। ये सारी चर्चाएं किसके द्वारा की गई थी? जीन प्याजे द्वारा की गई थी। तो पूर्व ज्ञान के रूपांतरण संगठन और पुनर्संगठन के द्वारा बालक ज्ञान की रचना करता है। तो यह बात जीन प्याजे द्वारा कही गई थी। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। बार बार थ्योरी में इसकी चर्चा हमने की थी। आगे बढ़ते हैं, फिर प्याजे से क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर प्याजे से है, और प्याजे के कंसेप्ट संप्रत्यय में हमने ये सब संप्रत्यय जाने थे। संतुलीकरण क्या है, समाविष्टीकरण क्या है, आत्मसातकरण क्या है, स्कीमा क्या है। समाविष्टीकरण को ही हम आत्मीकरण भी कहते हैं। समाविष्टीकरण को ही आत्मीकरण, मैंने कहा था इंग्लिश मीडियम में नेम देखिएगा जब थ्योरी करवाई, क्योंकि हिंदी में मैंने कहा था कई बार अनेकों नाम दे दिए जाते हैं। ये हिंदी में मैंने नाम नहीं बताया, लेकिन मैंने आत्मीकरण बताया था, और इंग्लिश में आपको साफ साफ वहां एकोमोडेशन की चर्चा आपके सामने की थी। तो इंग्लिश मीडियम में इनके नेम को देख लिया करो, क्योंकि हिंदी में अनेकों नाम होते हैं, कुछ भी नाम उठा के दे देता है। तो साफ साफ ये हमने समझा था कि प्याजे के संघनात्मक विकास के सिद्धांत, ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड, देखिएगा ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड हमने जाना था, स्कीमा कहलाता है।
स्कीमा एक प्रकार का हमारा मेमोरी कार्ड का काम करता है। स्कीमा एक प्रकार का, मैंने बार बार कहा था, एक प्रकार का भंडारण है, एक प्रकार का भंडार गृह है। ये तो हमारा बेस है, आधारभूत निर्माण खंड है। तो स्कीमा, जीन पियाजे ने इसे क्या नाम दिया था? स्कीमा का नाम दिया था। इंग्लिश में भी इसे स्कीमा ही कहते हैं और हिंदी में भी, यानी कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज, बार बार इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन, कैट्स देखिएगा, इंग्लिश में भी देख सकते हैं कैट, एस लगा दिया कैट्स, और हाउस का हाउसेज, पेन को पेन्स, और ठीक इसी प्रकार अब बच्चे ने माउस को भी माउसीज मान लिया। जिस प्रकार एक अध्यापक ने, अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा बेटा कैट्स, कैट का बहुवचन, कैट का प्लूरल कैट्स होता है, हाउस का प्लूरल हाउसेज होता है, पेन का प्लूरल पेन्स होता है, और विद्यार्थी से जब पूछा गया माउस का प्लूरल तो उसने माउसेज बना दिया। इसका मतलब बताइए, हमने सीखा था अधिगम ट्रांसफर, अधिगम ट्रांसफर में एग्जाम्पल समेत सीखे थे। अधिगम ट्रांसफर में हमने बात की थी धनात्मक शून्य और आपका नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण। धनात्मक एक जगह सीखा हुआ दूसरी जगह काम आए धनात्मक होता है, एक जगह सीखा दूसरी जगह ना काम आए ना पॉजिटिव डले, इफेक्ट उसका ना नेगेटिव, वो शून्य होता है। और एक जगह सीखा और दूसरी जगह नुकसान पैदा कर दे, वो नकारात्मक होता है। तो उस बच्चे को नुकसान पैदा कर गया, क्योंकि उस बच्चे को टीचर ने कैट को कैट्स बताया, हाउस को हाउसेज बताया, पेन को पेन्स बताया। उसी क्रम में बच्चे ने माउस को भी माउसेज सोच लिया। इसका मतलब उसी के कारण, उसी के चलते तो उसने माउस को माउसेज बनाया है। तो इसका मतलब साफ साफ ऋणात्मक अंतरण हो जाएगा। ये हमने लर्निंग के ट्रांसफर, लर्निंग ट्रांसफर जब जाना था उसमें साफ साफ हमने अनेकों उदाहरण दिए थे, बस उदाहरण अलग है, चीजें वही हैं। एग्जाम्पल एग्जामिनर कुछ भी दे, वहां हमने अनेकों उदाहरणों से समझा था उस चीज को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा। निम्न में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या बाह्य निर्धारक है? यहां देखिए हिंदी मीडियम में गलत लिखा है अभिरुचि, यहां आना था रुचि। क्या आना था यहां? क्योंकि इंग्लिश को प्रेफरेंस देता है, इंग्लिश में इंटरेस्ट लिखा है, या तो हिंदी में वो अभिरुचि लिखना चाहे तो इंग्लिश में उसे एप्टीट्यूड देना चाहिए। इंग्लिश में उसे क्या देना चाहिए? यहां एप्टीट्यूड उसको लिख के देना चाहिए। लेकिन फिर भी ये कोई बड़ी गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि भले ही वो रुचि लिख के दे दे या अभिरुचि, है दो अलग चीजें। हमने थ्योरी में समझा था, रुचि अभिरुचि, अभिवृत्ति आत्म संप्रत्या आदत आदि का टॉपिक जो देखा था उसमें हमने जाना था रुचि अलग चीज है, अभिरुचि अलग चीज है। लेकिन भले ही यहां क्वेश्चन में उद्दीपन का बाह्य रूप जान रहे, चाहे वो रुचि हो, रुचि भी हमारी अंदर से पैदा होती है, बाह्य जरूर है, अंदर से जरूर पैदा होती है। अभिरुचि भी हमारी आंतरिक होती है, आदत हमारी अंदर से पैदा हो रही है, जिज्ञासा अंदर से पैदा हो रही है। लेकिन उद्दीपन की अवधि साफ साफ, इनमें से भले ही कोई अंदर के साथ साथ बाह्य भी हो, लेकिन साफ साफ सिर्फ बाह्य, बाह्य निर्धारक चारों में कौन है? उद्दीपन की अवधि साफ साफ हमारी बाह्य है। किसी भी उद्दीपन की अवधि वो साफ साफ हमारी बाह्य है। तो इनकी रुचि अभिरुचि आदि उनमें हम चर्चा कर चुके हैं। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के टॉपिक से, देखिएगा क्वेश्चन। मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। हिंदी में मैंने कहा अनेकों नाम, इंग्लिश में इसे देखिएगा थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टीएटी। पर्सनैलिटी की थ्योरी में देखा था टीएटी मॉर्गन एंड मुर्रे द्वारा सुझाई गई थी। किसके द्वारा? मॉर्गन एंड मुर्रे द्वारा सुझाई गई थी। और इन्होंने, हमने बात की थी प्रारंभ में 31 कार्ड लिए थे, फिर एक माइनस करके लास्ट में 30 कार्ड छोड़ दिए थे इन्होंने अपनी थ्योरी में, टीएटी थ्योरी में। डिटेल से उसको वहां पे जाना था, हो सकता अगली बार ये दे दे मॉर्गन एंड मुर्रे ने कितने कार्ड प्रयोग में लिए हैं। तो राइट आंसर होगा वर्तमान में कितने कार्ड हैं टीएटी में? 30। प्रारंभ में कभी 31 हुआ करते थे, एक हटा दिया था। ये थ्योरी में हमने जाना था कौन सा कार्ड हटाया, कब, कैसे, इस प्रकार। अब पूछा ये है उसके कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा शील गुण प्रकार सिद्धांत में आता है। कौन से में? शील गुण प्रकार सिद्धांत में। इसी प्रकार यदि पूछ लिया जाए आलपोर्ट का, आलपोर्ट का सिद्धांत किस में आता है? व्यक्तित्व का। आलपोर्ट का शील गुण में आता है। आलपोर्ट का किस में आता है? शील गुण। इन्होंने टोटल 16 शील गुण बताए थे व्यक्ति में। कितने शील गुण बताए थे? 16। आलपोर्ट के अनुसार शील गुण में, और इनके अनुसार शील गुण प्रकार सिद्धांत में इसे शामिल किया जाता है मॉर्गन एंड मुर्रे के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों की बुद्धि लब्धि का प्रसार है? बिल्कुल एज इट इज हमारा बुद्धि लब्धि के टॉपिक में जब हमने मंद बुद्धि देखा था, इसी के अलावा यदि आपको बुद्धि लब्धि में हमने एक सारणी सुझाई थी, वो सारणी आपको बुद्धि लब्धि की वीडियो में नहीं मिलती है तो वो आपको कहां दूसरी जगह भी मिल सकती है। विशिष्ट बालकों में हमने मंद बुद्धि बालक भी देखे थे, वहां भी मंद बुद्धि बालकों में हमने एक सारणी सुझाई थी, उसी सारणी में से बिल्कुल उठाया गया। हमने सारणी में 3-4 प्रकार सुझाए थे, ऊपर का, नीचे का, मध्य का। इन्होंने मध्य मानसिक मंदता पूछी तो साफ साफ राइट आंसर 36 से 51 हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 36 से 51। साफ साफ थ्योरी में आपको देख सकते हैं, तो राइट आंसर उस सारणी को जरूर देख के जाइए। हो सकता है अगले पेपर में इनमें से कोई एक पूछ लिया जाए, तो राइट आंसर 36 से 51। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्न में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? व्यक्तित्व के टॉपिक को देख के जाइए, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एडलर द्वारा कौन सा जीवन शैली के व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? एडलर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार सुझाए थे। एडलर द्वारा व्यक्तित्व के कितने प्रकार, ये हमने बात की थी बार बार कि 4 प्रकार इनके द्वारा सुझाए गए हैं। उन्हीं 4 प्रकार में से बात करें, एक बताया था इन्होंने रूलिंग टाइप, एक बताया था गो गेटिंग टाइप के व्यक्तित्व। हिंदी मीडियम में मत देखिए, इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में हमने चर्चा की इनकी। रूलिंग टाइप, गो गेटिंग टाइप, एस्केपिंग टाइप, और एक इन्होंने बताया था सोशल टाइप। एक इन्होंने बताया था सोशल टाइप के व्यक्ति होते हैं। तो कौन सा नहीं है? तो लेजी टाइप की बिल्कुल नहीं बताए। ये 4 बताए थे, रूलिंग, गेटिंग, गो गेटिंग, एस्केपिंग। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 तो एडलर के सुझाए हुए हैं, ये वाले 3, और दिए गए पहला नहीं सुझाया। राइट आंसर कई बच्चे हिंदी में देख करके डी लगा के आए होंगे बहुत सारे कि बचकर निकल जाने वाले जैसा, क्योंकि उन्होंने देखा होगा हिंदी में सभी जगह टाइप 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 दिखा और ये कुछ अलग दिखा होगा और तुरंत इसी पे ठोक दिया होगा, गलत हो जाएगा। देखिएगा, इंग्लिश में जाइएगा, रूलिंग टाइप, गो गेटिंग टाइप, एस्केपिंग टाइप, और चौथा बताया था सोशल टाइप। और इन 4 में से तो 3 दे दिए, एक सोशल हटा के लेजी टाइप दे दिया। लेजी टाइप बिल्कुल भी एडलर द्वारा नहीं सुझाया था, तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, फिर पर्सनैलिटी से क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है? देखिएगा, साफ साफ क्वेश्चन दिया गया है। 1 मिनट मैं ऊपर कर रहा हूं, दोनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे। रोरसा शाही धब्बा परीक्षण कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं? व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के टॉपिक में हमने देखा था रोरसा शाही धब्बा परीक्षण हरमन रोरसा द्वारा, हरमन थ्योरी के अंदर देख रखी है सारी बातें, हरमन रोरसा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसमें टोटल 10 कार्डों का 5 कार्ड रंगीन व 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट लिए गए थे। हो सकता है अगली बार ये पूछ ले कितने कार्ड रंगीन थे, तो आंसर होगा 5 कार्ड रंगीन थे और 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट थे। तो टोटल कार्ड कितने प्रयोग में किए गए थे? 10 कार्डों का टोटल हरमन रोरसा ने रोरसा शाही धब्बा परीक्षण में प्रयोग किया था। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंगर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? फिर व्यक्तित्व के टॉपिक से क्वेश्चन है, स्प्रेंगर का पूछा। साफ साफ थ्योरी में स्प्रेंगर द्वारा हमने देखा था कि स्प्रेंगर ने, हमने देखा था, देखिएगा हमने बात की थी, स्प्रेंगर ने समाज शास्त्रीय आधार पर, हो सकता है अगले पेपर में पूछ ले किस आधार पर, समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में विभाजित किया था। और एक ट्रिक जानी थी हमने कि आशा राधा से सुंदर है, ये ट्रिक नोट कर लो, आशा राधा से सुंदर है, आशा राधा से, मैं साइड में लिख रहा हूं, आशा राधा से सुंदर है या राधा आशा से सुंदर है, समझ लो स्प्रेंगर के सारे टाइप आ गई। पूछा कौन सा नहीं है, तो 3 तो इनमें से मिलेंगे, एक बाहर से। आ से होगा आर्थिक प्रवृत्ति वाले, सा से होगा सामाजिक प्रवृत्ति वाले, सामाजिक प्रवृत्ति वाले, रा से होगा राजनैतिक प्रवृत्ति वाले, दा से होगा धार्मिक प्रवृत्ति वाले, से होगा सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले, और सुंदर से होगा सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले, सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले। तो ये 6 समाज शास्त्रीय आधार पर स्प्रेंगर ने सुझाए थे। तो बिल्कुल सैद्धांतिक प्रवृत्ति तो सुझाई गई है, अभी समझाया, आर्थिक प्रवृत्ति भी सुझाई गई है। सर कलानात्मक नहीं सुझाई, अरे नहीं, कलानात्मक प्रवृत्ति भी सुझाई है, सुडोल काय नहीं सुझाया, सुडोल काय नहीं सुझाया इन्होंने, क्योंकि कलानात्मक सर कहां लिखा रे, सौंदर्यात्मक को ही इसने हिंदी में कलानात्मक लिख दिया और कुछ नहीं है। सौंदर्यात्मक इंग्लिश में मैंने कहा देखिएगा एस्थेटिक,
सुंदर, सौंदर्यात्मक, सौंदर्यात्मक को ही साफ साफ बस इसने हिंदी में कलानात्मक नाम दे दिया है या कलात्मक नाम दे दिया है। तो सैद्धांतिक आर्थिक कलात्मक प्रवृत्ति वाले बिल्कुल स्प्रेंगर द्वारा सुझाए गए थे। तो सुडोल-काय अलग से उठाया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा सुडोल-काय। आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा गौण या सहायक नियम बताया है। अधिगम की थ्योरी के अंदर हमने थॉर्नडाइक द्वारा समझा था। थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम बताए थे और मुख्य नियम आपको जरूर पता होने चाहिए और कुछ भी नहीं, मुख्य नियम तो आपको जरूर पता होने चाहिए। पीटीए ट्रिक बना दी थी और बार बार थ्योरी में ट्रिक कही थी, मैंने सुझाई थी। पी से प्रभाव का नियम, प्रभाव, टी से तत्परता का नियम, ए से अभ्यास का नियम, ए से अभ्यास, ये 3 और गौण नियम पूछ ले। बीए एमसीए किए बहुत घूम रहे हैं, बीए एमसीए किए बहुत घूम रहे हैं। बी से बहुअनुक्रिया, ए से आंशिक क्रिया का नियम, एम से मनोवृत्ति का नियम, सी से साहचर्य का नियम, ए से आत्मीकरण का नियम। ये 5 गौण नियम थे, 3 मुख्य नियम। मुख्य नियम को ही प्राइमरी नियम भी, प्राइमरी रूल भी कहते हैं और इनको गौण नियम या सहायक नियम या सेकेंडरी रूल कहते हैं। तो मुख्य नियम पी से प्रभाव है बिल्कुल, टी से तत्परता बिल्कुल है, ए से अभ्यास बिल्कुल है। तो मानसिक वृत्ति का नियम राइट आंसर, यह है आपका गौण या सहायक नियम पूछा है। तो 3 तो मुख्य नियम दे दिए और 1 उठा करके सहायक नियम दे दिया। सहायक ये रहा एम से मनोवृत्ति का नियम, या इसे ही मानसिक वृत्ति का नियम कहते हैं, इसे ही मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। अनेकों नाम हिंदी मीडियम में आपको दे सकता है। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन, साफ साफ थ्योरी में सारी चीजें कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा दिया गया है। देखिएगा, कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। एक पहले भी पूछी थी किशोरावस्था की विशेषता, 2 विशेषताएं पूछ रखी। हो सकता है अगले पेपर में बाल्या की पूछ ले, तो आप विकास के टॉपिक को, आप लर्निंग के टॉपिक को, पर्सनैलिटी के टॉपिक को, इन 3 टॉपिक को जरूर देख के जाइएगा। काफी क्वेश्चन उठे हुए हैं, विकास, पर्सनैलिटी और लर्निंग के टॉपिक को देखेगा। कौन सी नहीं है किशोरावस्था, बाल्या और वयस्का के बीच की परिवर्तित अवस्था है। तो बिल्कुल दोनों के बीच की है, बार बार हमने चर्चा की। किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तित्व की स्थिति होती, बिल्कुल सही है, अस्पष्ट होता है, उसमें स्पष्ट चीजें नहीं होती, विरोधाभास में रहता है, द्वंद्व में फंस जाता है, स्पष्ट स्थिति नहीं होती है, स्पष्ट व्यक्तित्व। किशोरावस्था वयस्कावस्था की बिल्कुल दहलीज होती, सही बात है। किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है, नहीं। तो राइट आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कौन सी नहीं है पूछा है। क्यों, बार बार चर्चा की थी, किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय नहीं, बल्कि यह तो दिवास्वप्न का समय है। बार बार थ्योरी में समझा था, यह तो कल्पनाओं का बाहुल्य इसमें पाया जाता है, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता रहता है, गर्लफ्रेंड की कल्पना करता है, एसी की गाड़ी, बुलेट, 5 स्टार होटल के खाने की कल्पना करता रहता है, बड़ी बड़ी ख्वाब देखता रहता है, मुंगेरी लाल वाले सपने। वास्तविकता का समय नहीं है ये क्या है, कल्पनाओं का बाहुल्य है, दिवास्वप्न की प्रवृत्ति थी। साफ साफ थ्योरी के अंदर विशेषताओं में देखा था, ये 3 तो विशेषता हैं, चौथी उसकी विशेषता किसी प्रकार की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर 4th ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि आपने पीजीटी का एग्जाम यदि दिया है तो अच्छा स्कोर किया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ना है आपको, क्या स्कोर आपका रहा है 30 में से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले एग्जाम्स में आप जरूर अच्छा करेंगे। और जो विद्यार्थियों ने अभी एग्जाम देना है तो वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं और देखेंगे। और आपके भी पेपर का सॉल्यूशन हम लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट जेबीटी और बीएड वालों का। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।